जी न्यूज़ देख रहे जितने भी दर्शक हैं उन सब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है अनछुए पहलू में। और अब सबको बेताबी से इंतज़ार होगा कि दिन भर की क्या खबरें हैं, क्या अपडेट हैं, वो सब जानने के लिए। तो मैंने पहले ही पेज पर डाल दिया था कि आज अनछुए पहलू आएगा, ठीक है ना। तो फटाफट जुड़ें और शेयर करें। आज बहुत सारी बातें सर कहने और सुनने के लिए, बहुत सारी खबरें हैं और क्या कुछ उथल पुथल होने वाली है। कल का दिन राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फटाफट आप लोग जुड़िए ताकि हम और आप मिल कर के और फिर इन खबरों का विश्लेषण करेंगे और जानकारी लेंगे, ना सिर्फ अपने क्षेत्र की बल्कि केंद्र में क्या कुछ हो रहा है, राज्य की सियासत में क्या कुछ होने वाला है, कितनी बड़ी उथल पुथल और हलचल होने वाली है। बहुत सारी खबरें हैं सर जिनका विश्लेषण मैं पिछले 2 दिन से कर रहा हूँ। और बिल्कुल कुलदीप भाई बढ़िया हैं बिल्कुल, और आप सभी को राम राम और नमस्कार। तो फटाफट जितने भी दर्शक हैं वो जुड़ें और शेयर भी करें, है ना, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। आवाज़ सही आ रही है आप लोगों के पास मेरी, है ना? सही आ रही होगी, थोड़ा सा बता देना मुझे। और बहुत सारी खबरें होंगी सर। आज का जो प्रमुख मुद्दा होगा ना वो होगा, एक तो कल यानी 21 नवंबर को राजस्थान की सरकार में या राजस्थान की सियासत में क्या कुछ हलचल होने वाली है, उनको लेकर के प्रमुख बात हम करेंगे। दूसरी बात, एक बहुत कुछ हलचल एक और चल रही थी केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर के। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ हो हल्ला हो रहा था सर, बहुत सारे लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, उसको लेकर के भी बात करेंगे। शायद भाई सलाम वालेकुम, और रामपाल सैनी जी हैं, अतर गुजर जी हैं, नमो नारायण जी जुड़ गए हमारे साथ में। बिल्कुल जुड़ो सर फटाफट, है ना, फिर अपन बात करेंगे। मधु जी अच्छा बिल्कुल आ रही है मेरी आवाज़ सही, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सर्दी भी सितम डाली है सर। भगवान जी जुड़े हैं मेरे साथ, राम प्रसाद मीना जी, गोठवाल जुड़े हैं, कुलदीप कनौजिया, राम राम सर। पांचना नहर, हाँ बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे। कैसे हो भाई? बिल्कुल अजय भाई बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अजय डोई जी हैं, राकेश चेची 52 से हैं, राम राम अजय जी। बिल्कुल सर, राम राम मामा जी, लोकेश सनी धन्यवाद सर। विकास जी ब्रजवासी बालोती, हाँ ये तो हमारे नियमित दर्शक हैं ही। चलिए फटाफट जुड़िए और लोगों को जोड़िए, बात करते हैं अब खबरों की और सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आज के। मैं आपको बता दूं आज तारीख है 20 नवंबर और बार है शनिवार। दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम छोटी और बड़ी खबरें, सियासत की उथल पुथल, हलचल और बहुत कुछ आपसे और हमसे जुड़ी हुई बातें। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को आखिरकार वापस ले लिया, अच्छी बात है और सबने इसका स्वागत भी किया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी विनम्रता के साथ में राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये कहा कि शायद किसानों का कोई एक छोटा सा तबका ऐसा है जिसको हम इन कानूनों को नहीं समझा पाए। और ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। पिछले काफ़ी लंबे टाइम से लगातार आंदोलन चल रहे थे और 600-700 लोग इसमें शहीद हो गए। तो कुल मिलाकर के ये जो मामला है ना, ये इतना बड़ा होता जा रहा था सर कि मत पूछो आप। मतलब मीडिया में अगर कोई सुर्खी है तो वो ये है। किसी ने कुछ लिखा है, राम प्रसाद जी कह रहे हैं सर आपकी खबर बहुत अच्छी लगती है लेकिन आप मेरी खबर को नहीं नहीं बिल्कुल सुनेंगे सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो तो अभी कोई भी भाई कॉल मत करना, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। तो कुल मिलाकर के यह केंद्र सरकार ने कानून वापस ले लिए, लेकिन आपको और सबको, हम सबको ये पता है कि इन कृषि कानूनों को पहली बात तो जब केंद्र सरकार को वापस लेना ही था तो पहले ही वापस क्यों नहीं लिए गए? पहले ही अगर वापस ले लेते तो इतना हो हल्ला नहीं होता। दूसरी बात, एक और मैं कहना चाहूँगा इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से, कि कांग्रेस ने आज इसको लेकर के साहब किसान विजय दिवस मनाया, है ना। विपक्षी दलों ने कहा कि साहब ये किसानों की जीत है, ये उसकी जीत है, ये फलाने की जीत है। मैं ये कह रहा हूँ कि कृषि कानूनों को लेकर के पहले भी हम डिबेट कर चुके हैं और किसी भी एक्सपर्ट ने, किसी भी अर्थशास्त्री ने कभी ये नहीं कहा कि ये कानून ख़राब है या इन कानूनों में कोई कमी है या इन कानूनों में कोई खामी है। फिर लफड़ा कहाँ था? लफड़ा ये था साहब कि हमारा देश आज भी पुरानी मानसिकता में जकड़ा हुआ है। हम बड़े बदलाव चाहते ही नहीं हैं, हम बड़े सुधार चाहते ही नहीं हैं।
सरकार अगर अपने लेवल पर कोई बड़े सुधार करना चाहती है, बड़े बदलाव करना चाहती है, तो हम चाहते ही नहीं हैं। समाज का एक तबका ऐसा है जिसमें चंद लोग शामिल हुए, हो हल्ला हुआ, धरने पर बैठे, प्रदर्शन किया और बस सरकार को झुकाने का प्रयास करते हैं। हमें विरोध करना है। सबसे बड़ी जो मानसिकता है ना हमारी गंदी, वो ये है कि हमें तो विरोध करना है, चाहे कानून अच्छे हों, चाहे बुरे हों, चाहे इनके परिणाम अच्छे निकलें, मगर हमें तो विरोध करना है। क्या कोई एक किसान भाई मुझसे ये कह सकता है कि जब से ये कानून आए हैं तब से कि साहब मेरी ज़मीन कुर्क कर ली गई हो, या मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ, या सड़कों पर आ गया हूँ? एक किसान इस बात को कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। किसी को ये कानून समझ में ही नहीं आए, उससे पहले तो हल्ला शुरू हो गया, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की वजह से। ये स्वार्थ था, इसके अलावा कोई स्वार्थ नहीं था सर। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत बड़े आर्थिक सुधार किए थे और नतीजा ये निकला, उन आर्थिक सुधारों से देश तो मजबूत हुआ, मगर क्या उनकी सरकार दोबारा आई सत्ता में? नहीं आई, क्योंकि हम बड़े बदलाव चाहते ही नहीं हैं। हम तो चंद उन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जो जंतर मंतर पर बैठ गए, या किसी ने अगर धरना दे दिया, किसी ने रास्ता रोक दिया, बस हम उसके साथ हो गए। कल बहुत विनम्रता के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम मानते हैं कि हम लोगों तक ये अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, हम लोगों को समझा नहीं पाए कि आखिर ये कानून है क्या। किसी की जमीन कुर्क नहीं हुई है, और केंद्र की सरकार पहली इकलौती ऐसी सरकार है सर जिसने एमएसपी को सबसे ज्यादा बढ़ाया है। सब कुछ पहले जैसा ही तो चल रहा था। गलत हुआ क्या था, अलग हुआ क्या था, मुझे बताइए आप। कोई दे सकता है इस उदाहरण को? किसी ने इन कानूनों की व्याख्या की? किसी ने व्याख्या नहीं की। क्या समाज के किसी बुद्धिजीवी वर्ग ने इन कानूनों का विरोध किया? नहीं किया। लेकिन जिनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी ना, उन्होंने ये काम किया है। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को मान रहा हूं कि सरकार को अगर ये कदम उठाना ही था तो पहले उठा लेते। आज उठाने की बजाय अगर केंद्र सरकार चाहती तो इसको पहले उठा लेते। लोकेश भाई, जब मैं किसी कानून को पढ़ता हूं ना, और एक बात आप भी ध्यान रखते होंगे, बुद्धिजीवी लोग हैं, सरकार जब कोई कानून लेकर के आती है, किसी की भी हो, तो ये नहीं है कि आनन फानन में वो कानून लेकर के आ जाती है। जब किसी बिल को पेश करना होता है ना सर संसद में, तो उससे पहले एक्सपर्ट से राय ली जाती है, उसके बारे में विश्लेषण किया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, तब जाकर के कोई कानून संसद के पटल पर रखा जाता है सर। इतनी आसानी से नहीं होगा ये। ऐसा नहीं है कि साहब किसी ने प्रोपागेंडा खड़ा कर दिया और हमने उसको चालू कर दिया। बात यूपी और किसी चुनावों की नहीं है। हो सकता है उनको दिख रहा हो या उनके कोई राजनीतिक हित हो, मगर हम इन राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली कब तक बनते रहेंगे बताओ? ये जैसे हमको नचा रहे हैं वैसे हम नाच रहे हैं। हद हो गई यार। 3 कृषि कानून क्या हुए? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इसके बाद में, अब इससे पहले तो किसानों की स्थिति बहुत गजब थी, वो करोड़पति थे। इन कानूनों के आते ही सारे किसान दरिद्र हो गए, और अब इन कानूनों के हटने के बाद में सारे किसान फिर से करोड़पति हो जाएंगे। हद हो गई। कोई भी नया कानून आता है, कोई भी नई चीज आती है, सबसे पहले अडानी और अंबानी नजर आते हैं। देश के सबसे बड़े व्यवसायी हैं, देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। क्या ये उनका गुनाह है? हम मुद्दों से क्यों भटकते हैं? इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम मुद्दों से क्यों भटकते हैं, हम क्यों इनकी राजनीति का शिकार हो रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। समझ नहीं आती हमें ये चीजें। कि हमें अपने हित देखने, जनता आप और हम मिलकर के इनको चुनते हैं सर। अगर ये लोग हमारे हित में कानून बनाते हैं तो उनका समर्थन हमको करना चाहिए। अगर ये हमारे विपरीत कानून बनाते हैं तो हमको विरोध करना चाहिए। ये जिस तरह हमारा राजनीतिक हित लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, हम वैसे ही इनकी उसमें आ जाते हैं। जितने बिल आ रहे हैं सब पूंजीपतियों के लिए आ रहे हैं। वो पूंजीपति हैं तो आपको मना किया कि किसी ने पूंजीपति बनने से? और मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं सर, ये गलत बात कह रहे हैं आप। अगर कोई यहां आकर के इस डिबेट में, इस चैनल में शामिल होना चाहता है ना, तो मैं चैलेंज करता हूं उसको जो इस बात को कहता है।
आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मैंने इस तरह के सवालों को उठाए थे। पिछले 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है, क्यों हमारा राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमको सोचना है। आप इस एंगल से मत सोचिए कि साहब ये कौन है, ये क्या कह रहे हैं, ये बीजेपी के बारे में कह रहे हैं या कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, ये गलत बात है। कोई भी सरकार अगर अच्छा कानून लेकर के आती है हमें समर्थन करना चाहिए। कोई सरकार अगर बुरा कानून लेकर के आती है हमको बिल्कुल उसका विरोध करना चाहिए, मगर बिना सोचे समझे। कानून धरातल पर उतरा नहीं, उसके इम्पैक्ट कुछ हुए नहीं और हो अल्लाह मचा दिया। कमाल है साहब। और कांग्रेस उसको मना रही है साहब किसान विजय दिवस। क्यों? आपने किसानों के लिए अब तक कौन से कानून बनाए? सबसे ज्यादा सत्ता तो आपकी रही। कितना किसानों की प्रोग्रेस हुई? किसान तो पहले भी कर्जदार था, किसान आज भी कर्जदार है। आपने क्यों नहीं किसानों के लिए कुछ किया? बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। बात सिर्फ ये है कि क्या ये राजनीतिक दल इसी तरह आम आदमी का राजनीतिक फायदा उठाते रहेंगे? आम आदमी को बिजली, सड़क, पानी, सुरक्षा, शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य ये चाहिए साहब। आप इनके बारे में तो सोचिए कम से कम। कोई जंतर मंतर पर बैठ गया, किसी ने आकर के कोई बयानबाजी कर दी। हमारे देश में इतने बयानवीर हो गए साहब कि मत पूछो आप। कोई कुछ भी आकर के बोल देता है और हम बस उसी के पीछे लग जाते हैं। मैं मोदी जी से ज़्यादा समझदार नहीं हूं, मगर इतना याद रखना सर कि जिन 125 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुना है ना, तो मोदी जी भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उस 125 करोड़ लोगों के अहित के खिलाफ कोई कानून बनाएंगे या हित के खिलाफ कोई कानून बनाएंगे। हम बेवकूफ़ हैं सर, जिन हमारा ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को समझना है। कोई भी हो, सबके हित में काम करना चाहिए, समाज के हर तबके के हित में काम करना चाहिए। लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि जैसे सब चोर हैं। कितने किसानों का, बिल्कुल सही कह रहे हैं रामकेश जी, कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है बताइए आप? क्यों नहीं किया इन्होंने? झूठे वादे करके आप लोग सत्ता में आ जाते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कानूनों को लेकर के आप झगड़ा कर देते हैं, कभी धर्म के नाम पर आप लोगों को लड़ा देते हैं, कभी जाति के नाम पर आप लोगों को लड़ा देते हैं। ये आम आदमी को समझना पड़ेगा। और ये हो रहा है हमारे देश में। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लिया है, अच्छी बात है, पहले ही ले लेते ना। इतना प्रोपेगेंडा खड़ा करने की जरूरत कहाँ थी आपको? पहले ही ले लेते अगर आपको ये लग रहा था तो। लेकिन कोई भी सरकार हो, जब सरकारें कानून लेकर के आती हैं तो पूरे विश्लेषण के साथ में, पूरी विचार विमर्श करने के बाद में, एक्सपर्ट से राय लेने के बाद में तब कोई कानून लेकर के आया जाता है सर। इतनी आसानी से और इतनी सरलता से कोई कानून आना फाना में नहीं आता, कोई सी भी सरकार हो। लेकिन चंद लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, कितने किसानों ने इसका विरोध किया मुझे बताइए आप? राजस्थान में कितने किसान ऐसे हैं जिनको इस कानून के बारे में पूरी जानकारी है? किसी को नहीं है सर। किसान को सस्ती बिजली चाहिए, किसान को सस्ता खाद चाहिए, किसान को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। ये मुद्दे आपको नजर नहीं आते? ये भी तो मुद्दे हैं। इन पर कितने आंदोलन हुए हैं बताइए मुझे। इन चीजों पर गौर करना चाहिए। आम आदमी के दर्द को, आम आदमी की तकलीफ को समझना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं होती? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन पर बात क्यों नहीं होती? तो कुल मिलाकर के यह है साहब कि केंद्र सरकार ने अपने कृषि कानून जो है वो वापस ले लिए हैं और उम्मीद अब ये करते हैं कि किसानों के हित में, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो सोचेगी। खाद की किल्लत के लिए किसान को लाइन में लगना पड़ रहा है और अब तो हेडमास्टरों की और प्रिंसिपल की ड्यूटी और लगा दी। देखो आप शर्मिंदगी की बात में कि साहब आप वो बंटवाएंगे, ये कंडीशन है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। एमएसपी को लेकर के अभी भी है कि साहब इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। और रही बात एमएसपी की, तो देखिए एमएसपी वैसे भी सरकार ने ज़्यादा बढ़ाया है
केंद्र सरकार ने पहले से ज़्यादा किया है। और दूसरी बात यह है कि किसान को भी जागरूक होना पड़ेगा, किसान को भी अपने हितों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। किसान को भी समझदार होना पड़ेगा। अब से पहले हम बहुत बेवकूफ़ रह लिए, लेकिन किसान के जहाँ चल रही है, किसान को जहाँ लगता है कि हाँ ये मेरी मेन समस्या है, उसको उठाना चाहिए, उस मुद्दे को उठाना चाहिए। और है, अब मैं उस पर गौर करना चाहूँगा। कल 21 नवंबर है और कल का दिन जो है राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन है। और बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि साहब लंबे समय से ये चलता आ रहा था कि साहब कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कब नए मंत्री आएंगे, कब अलग अलग विभागों का बंटवारा होगा, कौन आउट होगा, कौन रहेगा इन, ठीक है। अब इसकी जो सगुबगाहट है वो बिल्कुल तेज़ अंतिम रूप में है और कल शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लगभग सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। 3 प्रमुख मंत्री जो थे, हरीश चौधरी राजस्व मंत्रालय था, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और डोटासरा जी, इन्होंने इस्तीफा कल आला कमान को भेज दिया और इनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। इनका कहना है, डोटासरा जी ने जैसे कल अपने बयान में कहा कि कांग्रेस का सिद्धांत है एक पद एक व्यक्ति, उसी सिद्धांत पर चलते हुए हमने इस्तीफा दिया है। हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए हम मंत्री पद छोड़ रहे हैं। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसलिए नए चेहरे सामने आएंगे और वो भी परफॉर्मेंस के आधार पर। 2020 में गहलोत सरकार और सचिन पायलट के बीच में खेमों की खाई पट गई थी। राजस्थान सरकार 2 खेमों में बट गई। कुछ लोग सचिन पायलट के समर्थक बन गए और कुछ लोगों ने साथ दिया गहलोत सरकार का। गिरते गिरते बची गहलोत सरकार, लेकिन तब से लेकर के अब तक ऊहापोह की स्थिति अभी तक बनी आ रही है और अब कल इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। क्या कुछ होगा मंत्रिमंडल का स्वरूप, क्या कुछ होगा, आइए इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं आपके साथ में। प्रभारी मंत्री अजय माकन पहुंच चुके हैं, लगातार मुख्यमंत्री से चर्चा भी कर रहे हैं, लगातार मंत्रियों के इस्तीफे देने का सिलसिला भी जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्र जो हैं वो तुरंत जो है जयपुर पहुंच चुके हैं। आज सचिन पायलट पूरे दिन जयपुर रहे, मगर उन्होंने प्रभारी मंत्री अजय माकन से मुलाकात नहीं की। अब किस तरह का मंत्रिमंडल होगा, क्या कुछ नई चीज़ें होंगी, वो देखेंगे। अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जो हमें लगता है कि कैबिनेट का फार्मूला क्या हो सकता है। कैबिनेट का फार्मूला ये हो सकता है कि 2023 में चुनाव आने वाले हैं, एक तो उसको ध्यान में रखा जाएगा, दूसरी बात यह है कि हटने वाले मंत्रियों की जगह उसी जाति के किसी मंत्री को जगह दी जाएगी, किसी विधायक को जगह दी जाएगी और मंत्री बनाया जाएगा। यानी अगर जाट समाज से कोई मंत्री हटता है तो किसी न किसी जाट को ही जगह दी जाएगी। जैसे डोटासरा और चौधरी की जगह उन्हीं की जाति का कोई जाट मंत्री बन सकता है। इनमें कुछ नाम प्रमुखता से हेमाराम चौधरी, सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, विजेंद्र ओला हैं, वो आ सकते हैं, और रामलाल जाट, इनको कोई ना कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री का पदभार संभाल रहे थे, अच्छा काम किया था कोरोना काल में उन्होंने, शानदार तरीके से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह कौन आ सकता है, तो अनुभव भी है डॉक्टर राजकुमार शर्मा को, उनको शामिल किया जा सकता है। राजेंद्र पारिक हैं, वो आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है महेश जोशी जो मुख्य सचेतक की भूमिका अब तक निभाते आ रहे थे, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये सुगबुगाहट है और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ, जो मैंने विश्लेषण किया है, कि शायद कहीं ना कहीं इस पर मोहर ज़रूर लगेगी। शेयर करते चलें आप, है ना। और जिनकी ये गंदी सोच है ना बीजेपी और कांग्रेस की, वो आराम से रजाई ओढ़ के सो जाएं साहब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आप मुझे बीजेपी का कहें या कांग्रेस का कहें, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैं जो कहता हूँ ना, खरा कहता हूँ, साफ कहता हूँ और निष्पक्ष कहता हूँ। ना मुझे कांग्रेस से मतलब, ना मुझे बीजेपी से मतलब, मैं आम आदमी की बात करता हूँ। गंदी राजनीति से तौबा करने के लिए लोगों को जागरूक करता हूँ कि हम इनके हाथों की कठपुतली ना बने, बस इतना चाहता हूँ मैं। और अब बात करते हैं अंदर कौन कौन आ सकता है। तो देखो सर, रमेश मीणा अंदर एंट्री हो सकती है, मुरारी लाल मीणा अंदर एंट्री हो सकती है इनकी ज़रूर, क्योंकि ये पायलट खेमे के हैं और कम से कम 4 मंत्री तो पायलट खेमे के बनाए जाएंगे।
14 से 15 संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं, जिसमें प्रमुखता के साथ में इंदिरा मीना का नाम भी आ रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा मामला। छुट्टी किस किस की होगी आप नोट कर लेना। मेरा मन ये कहता है कि इनकी छुट्टी जरूर होगी। राजेंद्र यादव, भजनलाल जाटव गृह राज्य मंत्री थे, ममता भूपेश, सुभाष गर्ग, भंवर सिंह भाटी, अर्जुन बामणिया, प्रताप सिंह खाचरियावास और प्रसादी लाल, इनकी छुट्टी हो सकती है। नए लोगों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि आने वाला 20-22 महीने का जो टाइम बचा है ना शेष कांग्रेस सरकार के पास, कांग्रेस सरकार चाहेगी कि इसमें कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाएं और समाज के सभी जातियों को हम साध करके रखें। यही तो होता है सर, चुनाव में लड़ाई इसी चीज़ की तो है। और है क्या जो हम कहना चाह रहे हैं वो यही है कि चुनावों के आते रेबड़ियां बांटना शुरू कर देते हैं, चुनावों के आते आम आदमी को खुश करने का ये लोग प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों? आम जनता नजर नहीं आती इन लोगों को, सिर्फ वोट बैंक नजर आता है। इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ समझा ही नहीं इन्होंने आम आदमी को। वोट लेना है, उसके बाद में 5 साल तुम भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतन भाई, मैंने कभी ये नहीं कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, कभी नहीं कहा। जो भी सरकारें आती हैं वो अपना काम करती हैं, बिल्कुल करती हैं। अगर कांग्रेस नहीं करती तो आज देश वहां से यहां तक नहीं आ पाता, नहीं आ पाता। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि समय के अनुसार बदलाव करना भी जरूरी होता है। आज चाहे कोई गलत कानून है या कोई संशोधन है, आप और हम हमेशा चाहते हैं कि साहब कुछ ना कुछ नया बदलाव होता रहना चाहिए, और ये करने पड़ेंगे। कई बार कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, कई बार नए कानून और कड़े कानून बनाने पड़ते हैं समय और परिस्थितियों के अनुसार। अगर कोई सरकार अच्छे कानून बनाती है तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए, मगर ये नहीं कि सिर्फ 2 आदमियों ने कह दिया, हमने सुन लिया और जाके जंतर मंतर पे बैठ गए। हद है यार। तो सिर्फ उस चीज का मेरा विरोध है कि नहीं, अच्छे कानून है। आप मुझे बताइए, गहलोत साहब ने 2003 में अकाल राहत का जो प्रबंधन किया था ना सर, मैं उसको आज भी सैल्यूट करता हूं। दुनिया ने भी उसको सलाम किया था, कितने शानदार तरीके से किया। मुफ्त जांच योजना है, मुफ्त दवाई योजना है, गहलोत साहब की सबसे शानदार सौगात है, तो सब तारीफ करते हैं। कौन बुराई करता है बताइए? मैं नरेगा यूपीए सरकार की सबसे शानदार इनोवेशन था सर, सबसे शानदार पॉलिसी थी, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलता है। अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी में लीकेज होगा, उसी में भ्रष्टाचार होगा, तो बुराई भी यूपीए सरकार को ही तो झेलनी पड़ेगी सर, कोई दूसरा थोड़ी झेलेगा। कि आपने कानून तो बना दिया सर, मगर इसके लीकेज नहीं हटाए। तो सिर्फ लड़ाई वो है कि आपकी अगर नीयत अच्छी है और आपने नीतियां अच्छी बनाई हैं तो सबको समर्थन करना चाहिए। लेकिन अगर नीयत ही गलत है, नीतियां ही गलत हैं, तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर आप आम आदमी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना? तो वो चीज़ है, मंत्रिमंडल को लेकर के कल सब कुछ पूरी तस्वीर जो है ना सर स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, किसको मौका मिलेगा किसको नहीं। बाकी मेरे जो अंदेशे हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए कि कौन आउट होगा और कौन होगा इन। ठीक है, और हम तो ये चाह रहे हैं कोई भी आओ कोई भी जाओ सर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राज्य का शासन अच्छे तरीके से चले, लोगों के काम हो, समाज में से भ्रष्टाचार खत्म हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, जो भी मंत्री बनने वाले हैं उनके सबके पास में आज कॉल पहुंच चुके हैं, राजभवन सज चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और अब देखते हैं कल शाम 4 बजे किन किन का शपथ ग्रहण होता है। ठीक है, और 3 कानून में मोदी जी ने नीयत गलत थी। बीके भाई 12 बार वार्ता की है केंद्रीय कृषि मंत्री ने, और ये कहा कि अगर आपको कहीं कानून गलत लगता है तो संशोधन करने को केंद्र सरकार तैयार है, मगर सिर्फ एक ही तरीके पर टिके रहें, ये कानून वापस होने चाहिए। ये तो वही वाला हो गया कि पूरे लोकतंत्र ने चुन करके जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया है, आप कल को ये कह दो इस प्रधानमंत्री की शक्ल मुझे पसंद नहीं है, आप तो उसको हटाओ। तो ये कौन सा तरीका हुआ भाई? ये कौन सा तरीका हुआ मुझे बताइए? आज जिस विपक्ष ने इसका विरोध किया है, वो किया है, क्या वो विपक्ष नहीं था लोकसभा में और राज्यसभा में जब ये कानून रखा गया था? बताइए मुझे। जब भी आप किसी घटना को देखें ना तो उसका पूरा विश्लेषण किया करें आप।
उसके बारे में पूरी जानकारी लें आप। कानून इतनी आसानी से पास नहीं हुआ करते सर। जब भी कोई भी सरकार होगी वो कानून एक्सपर्ट से राय लेकर के बनाती है, एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है तब कानून बनता है। ठीक है, पर चलिए, और कुल मिलाकर के सबको कॉल कर दिया गया है और प्रमुख लोग भी इसमें शामिल होंगे। पंजाब के सीएम चन्नी साहब, चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी जयपुर पहुंच चुके हैं और वो रहेंगे। ठीक है साहब, और ये थी कल की सियासती वाली खबर, है ना। इस पर निगाह रहेगी सबकी कि क्या कुछ होने वाला है कल, कौन आउट और कौन इन होने वाला है। अब बात करते हैं हम स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की। केंद्रीय टीम ने विश्लेषण किया, जांच की, सर्वेक्षण किया और उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान का कोई भी शहर टॉप 13 में भी शामिल नहीं हुआ। टॉप 30 में भी टॉप 30 शहर जो है ना सफाई के मामले में, उसमें जयपुर का भी नाम नहीं आया, उसमें जयपुर का भी नाम नहीं आया। ये कंडीशन है। जबकि पूरे हिंदुस्तान में सफाई के सर्वेक्षण के मामले में पहला स्थान हासिल किया इंदौर ने, और इंदौर ने अपनी सफाई पर आपको पता है 225 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि जयपुर में अकेले में 300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये कंडीशन है। उसके बावजूद भी टॉप 30 में हमारा जयपुर शामिल नहीं हुआ। पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर विजयवाड़ा। स्वच्छता सर्वेक्षण में इनको रैंक मिली है। ठीक है, और ये सफाई सर्वेक्षण था जो केंद्र सरकार ने अभी जारी किया है दिल्ली से। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सवाई माधोपुर आ सकते हैं। दरअसल एक शादी विवाह में वो शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पूर्व विधायक बृजराज सिंह चौहान, उनकी बेटी की शादी है, जिसमें शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री यहां आ रहे हैं। दो प्रमुख खबरें। अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ, राज्य स्तर की। पिछले 3 दिन में मावठ से ठुठरे प्रदेश के कई जिले। बिल्कुल धुंध भी देखने को मिली है और सूरज देवता के तो दर्शन ही नहीं हुए। ठीक है ना, ये कंडीशन रही है। और कुल अब तक इन 3 दिनों में 100 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है, छुटपुट बूंदाबांदी के साथ में। कुल मिलाकर के ये रहा मामला। वहीं दिन के तापमान में भी ज़बरदस्त गिरावट हुई है और 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों का तापमान 26 डिग्री से भी कम आंका गया है सर। इन 3 दिन में गलन भी बढ़ी है, ठिठुरन बिल्कुल बढ़ी है, और बूंदाबांदी की वजह से सर्दी का जो सितम है वो ज़्यादा रहा है। मौसम विभाग ने पहली चेतावनी दे दी थी इन चीज़ों को लेकर के। प्रदेश में मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है। जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा सर, कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा युवा जो 18 वर्ष की आयु 2021 में पूरी करने वाला है या 2022 में पूरी करने वाला है, वो अपना नाम मतदाता लिस्ट में लिखवा सकता है, वोटर लिस्ट में लिखवा सकता है। या फिर आपको किसी प्रकार का संशोधन करवाना है मतदाता सूची में, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कल संडे 21 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा मतदान केंद्रों पर। मतदान केंद्रों पर जहाँ जहाँ आप वोट देने जाते हैं वहाँ आपका BLO मौजूद रहेगा। आप जाकर के वहाँ कोई भी संशोधन करवा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ आप जाएं और ये जो काम है इनको जल्द से जल्द आप करवाएं। मतदाता सूची में अपना जो भी काम है, आपको नाम जुड़वाने का हो या संशोधन करवाने का हो, कल विशेष अभियान चलेगा पूरे प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं सर। बिल्कुल ये चिंता का विषय ज़रूर है और राज्य सरकार ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। आपको मैं बताऊं कि पिछले 24 घंटे में 11 नए जो है कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं और अजमेर में सर्वाधिक 4 आए हैं, जयपुर में 3 आए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या अब पूरे राजस्थान में 103 हो चुकी है। ठीक है, तो वो है। अब बात करते हैं, ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी। अब बात करते हैं करौली ज़िले की। करौली ज़िले में पूर्व मंत्री रमेश मीणा, जो सपोटरा के विधायक भी हैं, उनके बारे में एक न्यूज़ आई है कि उन्होंने गोवर्धन जी में जाकर के और गुरु दीक्षा ग्रहण कर लिया अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ में। और कुल मिलाकर के ये है कि अब उनकी नज़र भी कहीं ना कहीं, उन्हें भी लग रहा है कि शायद मंत्रिमंडल में उनको जगह ज़रूर मिलेगी। ठीक है,
हाँ बिल्कुल सुमेर भाई, कल नाम भी जुड़ सकते हैं, चले जाएं आप लोग और मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। अगर आप 2022 में भी जाकर के 18 साल पूरा कर रहे हैं ना जनवरी में, तो भी आप अपना नाम अभी जुड़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये एक विशेष अभियान चलाया है निर्वाचन विभाग ने। चलिए, और महावीर जी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सट्टे की खाईवाली करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये महावीर जी पुलिस की कार्रवाई थी, उनसे 2250 रुपये की नकदी भी जब्त की है और आरोपी जगदीश कोहली और राकेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है सट्टे में, ठीक है। क्षेत्र में मावठ का दौर जारी है, करौली ज़िले में भी 3 दिन से लगातार जारी है और किसानों के चेहरे खिले हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा तो है किसानों को, है ना। सरसों की जो फसल है उसमें कहीं ना कहीं एक सिंचाई की तो बचत हो गई सर, है ना। अच्छा पानी लगा, बारिश का पानी जो है ना वो तो अमृत का काम करता है, तो मावठ जो है ना उससे फ़ायदा भी हुआ है किसानों को, और सर्दी ज़रूर थोड़ी सी बढ़ी है, मगर पूरे राजस्थान में ही बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जिनमें मावठ देखने को मिली है। करौली से अगली खबर है, करणपुर डांग में डकैतों ने चौथ वसूली के लिए मजदूरों से मारपीट की है, ये ऐसी खबर आई है, और काम बंद करवा दिया और उनसे 40,000 रुपये और मोबाइल छीन लिए हैं, उनको धमकी दी गई है। हालांकि इस मामले को लेकर के पुलिस जांच में जुट चुकी है। ये करणपुर डांग का मामला आया है। नांदोती में आज सुबह राजेश जी ने आपको लाइव दिखाया था, ऑयल की एक दुकान थी जिसमें आग लग गई और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना होना बताया है, लेकिन काफ़ी सारा नुकसान उसमें हुआ है दुकानदार को। खाद के लिए मारामारी नांदोती में भी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कस्टडी में अब जगह जगह खाद बांटा जा रहा है और खाद की आपूर्ति अब जल्द से जल्द की भी जा रही है, ठीक है ना, ताकि सब किसानों तक पहुंच सके वो। आगे करते हैं सवाई माधोपुर ज़िले की बात। भाई साहब, आप बार बार कह रहे हो एमएसपी एमएसपी एमएसपी, मैं कह रहा हूँ जिस दिन मैं बहस रखूंगा ना या डिबेट रखूंगा, आप में से कोई नहीं बोल पाएगा, आप में से कोई नहीं बोल पाएगा। ये जब किसान आंदोलन चल रहे थे ना, तब भी मैं यहाँ किसानों के जो आंदोलन कर रहे थे ना उनको लेकर के आया था यहाँ, आपको ध्यान होगा बहुत सारे दर्शकों को, उनको पता ही नहीं था कि इस कानून में है क्या गड़बड़। बोलो आप, ये कंडीशन है। बार बार आप कह रहे हो एमएसपी एमएसपी एमएसपी, आप मुझे बता दो कि आप एमएसपी में चाहते क्या हो, क्या चाहते हो आप एमएसपी में? क्या सरकार अब एमएसपी नहीं दे रही? क्या आप फसलें एमएसपी पे खरीदी नहीं जा रही हैं? पहले समझो इन चीजों को। बिल्कुल बीके मीना भाई साहब, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं सम्मान के साथ में, मगर ये याद रखना, तर्क पे वितर्क करना है, कुतर्क नहीं करना। मेरे यहाँ इस सम्मान सबका है, ठीक है ना। तो ये बात है। चलिए, अब बात आती है और खबरों की। तो सवाई माधोपुर जिले की हम बात करते हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं, चाहे लालसोट का मामला हो चाहे सवाई माधोपुर का मामला हो। लालसोट में बुद्धि प्रकाश मीणा का और रतनलाल मीणा का जो मामला है सर, वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब कहीं ना कहीं वो भी प्रशासन की नाक के लिए नक्सीर बनता जा रहा है। 2 साल से बुद्धि प्रकाश मीणा गायब है। प्रसादी लाल मीणा जी का जो वीडियो वायरल हुआ था वो हमने भी आपको बताया था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज किरोड़ी लाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट ये कह दिया कि प्रसादी लाल मीणा के घर का घेराव करें। वो उनके परिजनों के परिवार के साथ में उनका घेराव करने पहुंचे भी हैं। इसी तरह आज वो सवाई माधोपुर जिले में भी आए, यहाँ की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और लगातार हो रही फायरिंग को लेकर के भी उन्होंने मुलाकात की है प्रशासनिक अधिकारियों से कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं लगातार, और फिर पुलिस हाथ पे हाथ रख करके क्यों बैठी है। जब जब इस तरह के मामले आए हैं, बिल्कुल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हमेशा बुलंद की है अपनी आवाज़, और हमेशा वो उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिनको न्याय की और इंसाफ की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये मामला है। और विधायक दानिश अबरार पर भी उन्होंने बहुत आक्षेप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि विधायक दानिश अबरार के चहेते जो हैं वो लोगों को परेशान करते हैं, दलितों की ज़मीनों पर वो कब्जा कर रहे हैं, और विधायक दानिश अबरार ने उनको खुली छूट दे रखी है। बीके मीना जी, अब एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं अभी इसी वक्त अपनी टीम से कहकर के एक तो आपको ब्लॉक कर रहा हूं, माफ़ी चाहता हूं सर मैं आपको, आप मेरे सम्मानीय दर्शक हैं, मगर जिस तरह की भाषा का आप प्रयोग मेरे यहाँ कमेंटों में कर रहे हैं किसी के भी लिए, वो मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है।
आज तक चैनल पर या किसी बड़े चैनल पर या किसी नेशनल चैनल पर जब खबरें चलती हैं वहाँ किसको लिखते हो आप कमेंट? लिखते हो क्या? ये तो अच्छा है ना कि आपका अपना चैनल है, आप लोग आकर के यहाँ बातें करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, मगर किसी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे आप जैसे दर्शकों की आवश्यकता नहीं है सर। मैंने पहले ही कहा, तर्क के साथ में वितर्क करिए, कुतर्क मुझे पसंद नहीं है। आपके अपने विचार हो सकते हैं, मेरे अपने विचार हो सकते हैं, किसी और के अपने विचार हो सकते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानी है सर यहाँ। आपके और मेरे कहने से देश नहीं चलता, आपके और मेरे कहने से राजनीति नहीं चलती है। लेकिन आप जिस तरह की भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अपनी टीम से कह करके आपको ब्लॉक करूंगा सर। मैं माफ़ी चाहता हूं। मुझे ऐसे दर्शकों की आवश्यकता नहीं है। मेरे आप बिल्कुल स्वच्छ मानसिकता के साथ में आप आइए, बिल्कुल आप और हम बातें करेंगे, समस्याओं का, मुद्दों का, इनका विश्लेषण करेंगे। ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। हमारे दर्शक यहाँ ऐसे नहीं हैं, ठीक है। और तो ये बात है। और सीधा सीधा आरोप लगाया उन्होंने दानिश अबरार पर। जिला कलेक्टर ने आज एक अजीब आदेश निकाला, और अजीब आदेश क्या था मैं बताता हूं आपको। दरअसल जिला कलेक्टर ने कहा है कि जहां भी खाद का वितरण होगा वहां पर अब प्रिंसिपल को और हेडमास्टर को ड्यूटी देनी पड़ेगी। कमाल कर रहे हो सर, जनसंख्या में भी आप इनको ले रहे हो, है ना। जनगणना जब कर रही हैं तो तब भी इनकी ड्यूटी आप लगा देते हो, चुनावों में भी आप ड्यूटी लगा देते हो। और अब बड़ी मुश्किल ऑफलाइन क्लासें शुरू हुई हैं स्कूलों में, और अब आप चाह रहे हो कि साहब वो करो, इनकी ड्यूटी लगाओ और अब इनकी निगरानी में खाद बंटना चाहिए। इसका शिक्षक संघ ने विरोध किया है और सीएम गहलोत को भी पत्र लिखा है कि साहब अब हेडमास्टर और प्रिंसिपल जाकर के खाद बंटवाएंगे क्या? ये कंडीशन है। तो इसका विरोध किया है। हालांकि जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने आदेश निकाले थे। कुंडेरा बस स्टैंड पर फायरिंग के बाद में आग लगाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में विजय मीणा को अवैध हथियारों के साथ में, तो पुलिस को एक सफलता जरूर मिली है। ये 2-3 दिन पहले की घटना है जो फायरिंग वाली हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। बहुत सारे लोग बहुत देर से कह रहे थे सर अपने यहाँ की बात करो। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मुद्दे, समस्याएं, सब जगह की बात करते हैं। बिल्कुल अच्छी मानसिकता के साथ बात करें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह आपको बोलने कहा गया इसी तरह सबको बोलने कहा गया। कोई क्या कहता है हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बताइए आप। अच्छी स्वास्थ्य मानसिकता के साथ हम बात करें। बुद्धिजीवी लोग हैं हम, मूर्ख थोड़ी हैं गंवार कि साहब ये करना है, वो करना है, वो करना है ना। अच्छी बातें करें, अच्छे तरीके के तथ्यों के साथ बातें करें तो मज़ा आता है, ठीक है ना। चलिए अब 2 मिनट का ब्रेक ले लो। मैं अभी आपके सामने हाजिर होता हूँ और फिर मैं आपको गंगापुर सिटी की बहुत सारी खबरें बताऊँगा। हाँ, चलिए फटाफट जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनके ज़मीन तो है नहीं क्या, ज़मीन से एमएसपी कानून नहीं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं बीके मीना जी। देखिए बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह हो सकता है सही हो, मगर मैंने हमेशा एक चीज़ कही है कि राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली हमको कभी नहीं बनना, कभी नहीं बनना। सही चीज़ें समर्थन करेंगे, गलत चीज़ें विरोध करेंगे, ये होना चाहिए।
आप जितना आंदोलन आपने इन कानूनों के लिए किया है, मुझे एक बात बताइए आप, क्या किसानों का हक नहीं है कि उन्हें बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए? क्या किसानों का हक नहीं है कि उनको खाद समय पर मिलना चाहिए? क्या किसानों का हक नहीं है कि उनको डीजल सस्ता मिलना चाहिए? ये मुद्दे नहीं है? 14 साल से हमारी पाचना बंद पड़ी है साहब, नहरें सूखी पड़ी है, ये मुद्दा किसी को नजर नहीं आता। मैं आम आदमी की बात करता हूं, मैं जमीन से जुड़ी हुई बातें करना पसंद करता हूं सर, प्रैक्टिकल बातें। अगर आपने किसी आंदोलन को खड़ा किया है और उस आंदोलन का अगर आपको लगता है कि साहब वो आंदोलन हाईजैक हो गया, उसमें गलत लोग आ गए या उसमें वो आना है, तो फिर हमें नहीं करना है ऐसा। हमारे लिए राष्ट्र पहले होना चाहिए, हमारे लिए देश पहले होना चाहिए। कानून का विरोध हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा तरीका क्या हो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ें मैं हमेशा कहना चाहता हूँ। चलिए अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, और गंगापुर सिटी से क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। तो जबलपुर जोन के जीएम सुधीर गुप्ता आज रहे दौरे पर। रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी का उन्होंने दौरा किया और फिर उसके बाद यहाँ से वो चले गए सवाई माधोपुर। पूर्व विधायक मानसी गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ उनसे मुलाकात भी की और यहाँ के जो मुद्दे और समस्याएं हैं उनको उनके सामने रखा। लेकिन एक तो रेलवे की खाली पड़ी हुई ज़मीन, एक महूकला अंडरपास, आखिर ये ऐसी लंबित समस्याएं हैं सर जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ। कई लोग आए और चले गए, कई अधिकारी आए और चले गए, लेकिन इनका स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ। हमारे पास में करोड़ों रुपए की रेलवे की ज़मीन खाली पड़ी हुई है, उस पर कोई भी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, उसका सदुपयोग किया जा सकता है, हमारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। महूकला अंडरपास एक ऐसी चीज़ बन गया सर, ऐसा मुद्दा बन गया जिस पर सिवाय आश्वासन के आज तक कुछ नहीं मिला। तो ये कंडीशन है। इसको लेकर के आज ज्ञापन दिया पूर्व विधायक ने और कहीं ना कहीं आश्वासन भी दिया जीएम साहब ने कि ठीक है, ये जो है इस पर गौर किया जाएगा। एक चीज़ और सामने निकल करके आई, हालांकि देखिए सफाई व्यवस्था, मैं ये कहता हूँ रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी पर सफाई व्यवस्था हमेशा अच्छी रहती है सर। कोटा मंडल के द्वारा कई बार पुरस्कृत हो चुका है हमारा गंगापुर रेलवे स्टेशन सफाई के मामले में। लेकिन आज 1.5-2 घंटे पहले जो सफाई की गई साहब, आनन फानन में तेज़ी से सफाई की गई, उसमें एक दर्द भरी कहानी और निकल करके सामने आई। हमारे किसी रिपोर्टर ने, हमारे साथी रिपोर्टर ने हमको वो भेजी साहब, तो बड़ी मार्मिक थी। और मार्मिक ये थी कि एक माँ को उसके बच्चों से जुदा कर दिया गया। कैसे, वो मैं बताता हूँ। दरअसल एक कुतिया ने अपने 5 बच्चों को वहाँ जन्म दिया था और वो 4-5 दिन से वहाँ रह रही थी रेलवे स्टेशन पर। आज जीएम साहब का दौरा था, तो वहाँ के सफाई कर्मियों ने क्या किया कि उनके जो पपीज़ थे, जो कुतिया के बच्चे थे, जो पिल्ले थे, उनको एक कट्टे में भरा और ट्रेन की डिब्बे में डाल दिया और वो वहाँ से ट्रेन के साथ में निकल गए। और जब बाद में हम वहाँ पहुँचे, कवरेज करने के लिए पहुँचे, तो हम में से किसी एक रिपोर्टर की नज़र उस पर पड़ गई कि वो कितनी उदास और सुस्त बैठी थी सर। जब जानकारी ली तो पता चला कि साहब ये 4-5 दिन से यहीं थी और अभी इसने अपने 5-6 बच्चों को जन्म दिया था, ये उनके साथ अच्छा यहाँ निवास कर रही थी। लेकिन आज साहब जीएम साहब का दौरा था, तो जीएम साहब के दौरे में साफ सफाई और सब कुछ दिखाने के चक्कर में उनको कट्टे में भर करके और यहाँ से भेज दिया गया। कहानी के हमेशा 2 पहलू होते हैं सर, अच्छे और बुरे। जीएम साहब का दौरा था, जीएम साहब यहाँ आए, साफ सफाई हुई, होनी भी चाहिए थी, करनी भी चाहिए थी, अच्छी बात है। मगर ये थोड़ा सा ठीक है, तो वो भी एक मार्मिक चीज़ वहाँ देखने को मिली। चूली गेट की हालत क्या कहें साहब, इतने वीडियो और फुटेज वहाँ से आते हैं। वार्ड नंबर 12, 13 और 14, इन 3 वार्डों में ऐसा फंसा हुआ है वो चूली गेट कि नरक से भी बदतर ज़िंदगी है वहाँ के लोगों की। नाले का अस्तित्व लगभग ख़त्म, सड़कें बिल्कुल ख़त्म, कई बार लाइव हम दिखा चुके हैं। वहीं से होकर के शमशान घाट के लिए रास्ता जाता है, मगर आप वहाँ बिल्कुल शव यात्रा भी नहीं ले जा सकते। बार बार शिवरतन जी ने पहले वहाँ बैरिकेटिंग लगवा दी और उसके बाद में जब हमने खबर चलाई तो वो बैरिकेटिंग हटवा दी। नल के पाइप जगह जगह वहाँ लीकेज हैं, लेकिन अभी तक उसकी सुध क्यों नहीं ली जा रही? और उसकी सुध इसलिए नहीं ली जा रही क्योंकि वो 3 वार्डों में फंसा हुआ है, 12, 13 और 14, तो उसको कोई संभाल ही नहीं रहा। आयुक्त महोदय से मेरा निवेदन है सर, प्लीज़, वो भी इसी गंगापुर का हिस्सा है, वहाँ जो लोग रहते हैं ना वो भी इंसान हैं, जानवर नहीं है। आप पैदल नहीं चल सकते वहाँ,
जिसमें वार्ड नंबर 14 की, 13 की और 12 की हालत इतनी ख़राब है, चूली गेट वाले इलाके की हालत इतनी ख़राब है कि कम से कम उसको तो सही कर दें आप। कब तक ये बजटकार प्रस्तावोंकार ये रोना रोते रहेंगे? अच्छा, अब तो क्या सीधा सा बहाना एक और मिल रहा है, एक बहाना मिल रहा है, अभियान चल रहा है साहब, पट्टों पे लग रहे हैं, हम ये बन रहे हैं, तो ये भी काम नहीं हो रहे आपसे। तो ये कौन सा आप गंभीरता के साथ में कर रहे हैं इन कामों को? लेकिन जनता को ये राहत तो दें कम से कम। ये कंडीशन हो रही है बाढ़ चूली गेट की और उसके आसपास के क्षेत्र की सर। हॉस्पिटल के पीछे वाला इलाका आप जाकर के देख लीजिए, नरक से ज़्यादा बदतर स्थिति है सर उसकी। पार्षद भी करें तो क्या करें, ज्ञापन देते देते थक गए वो बेचारे, एप्लीकेशन देते देते थक गए वो। ये कंडीशन है। एक और खबर इंपॉर्टेंट गंगापुर के लोगों के लिए बता देता हूं, चाहो तो नोट कर लेना। गंगापुर सिटी में यातायात व्यवस्था और भी ज़्यादा खराब होने वाली है 22 नवंबर से। और क्यों होने वाली है मैं आपको बता देता हूं। 22 नवंबर से, हाँ यही काम बचा है, क्या बता रहे हैं, नोट चल तो रहा है, उससे कम है भाई नहीं, लेकिन 10 के सिक्के बिल्कुल बंद हैं। ये बड़ा मुद्दा है सर, 10 के 5 के सिक्के चिल्लर कोई ले ही नहीं रहा गंगापुर में, तो ये तो मामला है सर, बिल्कुल लोग परेशान हैं। यातायात व्यवस्था के बारे में बता रहा था। दरअसल क्या है, 22 नवंबर से फवारा चौक पर भी अब सीवरेज का काम शुरू होने वाला है। आज एसडीएम अनिल चौधरी ने एल&टी कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके साथ में मीटिंग ली है, बातचीत की है, और अब अगले चरण का काम शुरू होने वाला है सीवरेज का। और फवारे चौक को भी अब खोदा जाएगा, जहां शानदार सड़कें, कम से कम वहीं जाकर के थोड़ी सी सड़कें मिल रही हैं, नहीं तो पूरा शहर खुदा पड़ा है। अब उसको भी खोदने का काम शुरू हो जाएगा 22 तारीख से। यातायात किस तरह डाइवर्ट किया जाएगा, हालांकि उस समय वहाँ एएसपी महोदय भी मौजूद थे और उन्होंने बैठ करके प्लानिंग करी है कि यातायात को किस तरह डाइवर्ट किया जाएगा ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन 22 तारीख से ये काम भी शुरू हो जाएगा। आज एसडीएम ने मीटिंग ली है और 10-12 दिन तक यातायात व्यवस्था जो है वो बिल्कुल बाधित रहेगी। अब आप 10-12 दिन का मतलब समझ लीजिए कम से कम 15 दिन। एल&टी कंपनी इतनी आसानी से काम कर देगी क्या इसको? और फिर कैसे काम करेगी, कैसे सीवरेज के गड्ढे भरेंगे, कैसे वो अपने पॉइंट निकालेगी, ये हम देख चुके हैं। कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ढक्कन खुला रहेगा, यही काम होने वाला है सीवरेज का। जनता को जागरूक रहने की आवश्यकता है। देखें गलत हो रहा है तो विरोध करें, ज़रूर करें सर। 22 तारीख से फवारा चौक पर सीवरेज का काम शुरू होने वाला है एल&टी कंपनी का, ये मैं अभी आपको सूचना दे रहा हूँ। आज बामनवास से और एक खबर आई, कुछ दर्शकों ने हमारे पास वीडियो डाला है। मोरा सागर का बांध जो है आज खोल दिया गया है, नहरों के लिए, सिंचाई के लिए खोल दिया गया है और बहुत सारे गांवों को इससे फ़ायदा होगा और बिल्कुल अच्छी बात है, खुलना भी चाहिए। लेकिन जो सिंचाई विभाग या जलदाय विभाग है वो ये दावा कर रहा है, जल संसाधन विभाग के साथ हमने नहरों की सफाई करवा दी। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में जो वीडियो आया है आज एक गांव से, बानौर के लोगों ने वीडियो डाला है और उन नहरों की कंडीशन बद से बदतर है सर। जगह जगह नहरें टूटी पड़ी हैं, उनमें दक्षिणी बम्बूड उगे हुए हैं और मलबे से लबालब पड़ी हैं। फिर आपने नहरों की सफाई कहाँ करवाई? अनवर भाई, अगर आप बौली से हमारी खबर को देख रहे हैं तो तुरंत विधायक इंदिरा मीणा जी को इस बारे में अवगत करवाएं कि साहब आपका जो जल संसाधन विभाग है वो ये कह रहा है, उसने पानी भी छोड़ दिया मोरा सागर से, है ना, नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए, लेकिन वो ये कह रहा है कि साहब हमने नहरों की सफाई करवा दी। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें नहरों की सफाई नहीं हुई है। तो तुरंत मेरा निवेदन है विधायक इंदिरा मीणा से, तुरंत संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करके उनसे बात करें और जहां लापरवाही हुई है काम में, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पास वीडियो हैं, हमारे पास सबूत हैं और ये उन्हीं के अंडर में आता है और मुझे मालूम है इंदिरा जी ज़रूर करेंगी इसमें कार्रवाई। मुझे भरोसा है उन पर कि वो बहुत एक्टिव महिला हैं और वो ज़रूर कार्रवाई करेंगी। वो तुरंत अधिकारियों को इसको लेकर के लताड़ लगाएंगी कि जब नहरों की सफाई नहीं हुई है तो फिर बजट कैसे उठा लिया आपने, पैसा कैसे उठा लिया आपने, मोरा सागर कैसे खोल दिया, टेल तक पानी पहुँचेगा कैसे जब आपने अवरोध लगा रखे हैं, नहरों की सफाई नहीं की। तो जगह जगह से नहरें क्षतिग्रस्त हैं सर, उनमें पेड़ झाड़ जंगाल उगे हुए हैं, मिट्टी का मलबा है उनमें, और आपका जो विभाग है जल संसाधन विभाग वो दावा कर रहा है कि साहब हमने सफाई करवा दी। तो आप इस खबर से
विधायक महोदय को ज़रूर अवगत करवाएं ताकि वो अधिकारियों से इस संबंध में बात ज़रूर करें। ये उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का मामला है और मैं उम्मीद करता हूँ अब तक खबर पहुँच भी चुकी होगी उनके पास। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपका काम होगा सर ये बामनवास क्षेत्र के लोगों का, मैं कह रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, परसों पहले दिन जब मैंने अंशु पहलू करा था तो आपने कहा था कि साहब बामनवास की सड़कों की जानकारी भी लें। बिल्कुल मेरे पास आ चुकी हैं सर। बामनवास विधायक ने सड़कों के मामले में कहाँ कहाँ क्या क्या काम करवाया है उसकी पूरी लिस्ट, उसकी पूरी फहरिस्त मेरे पास में आ चुकी है। बस इतना ज़रूर है कि ये जो लिस्ट आई है मेरे पास, ये विधायक की ओर से आई है। जांच एक पक्षीय थोड़ी होगी, जांच तो दोनों पक्षों की होगी। विधायक ने तो अपने कोटे से क्या क्या करवाया है वो तो आपने भेज दिया विधायक महोदय ने, लेकिन धरातल पर क्या काम हुआ है वो जानकारी मुझे पीडब्ल्यूडी से लेनी है सर। तो मैं जल्दी से जल्दी वो जानकारी लूँगा और फिर आप लोगों को जांच करनी है कि मेरे यहाँ सड़कों का काम हुआ है या नहीं हुआ है। इसको लेकर के मैं अलग से कल हो सकता है प्रोग्राम करूँ, क्योंकि लंबी लिस्ट है सर उनके कामों की। विधायक इंदिरा मीणा के कामों की बहुत लंबी फहरिस्त है साहब, बहुत लंबी लिस्ट है। तो बिल्कुल मैं आप सबको उनको बारे में बताऊंगा भी, और आप लोग जुड़ना मेरे साथ में, ताकि आप हाथ की हाथ मुझे ये बता देना तुरंत ही कि साहब ये झूठा है या ये सही है, ये काम हो गया या ये काम नहीं हुआ है। ठीक है ना? और होना चाहिए। इतने जागरूक नागरिक तो हम बने कि हमारे विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल राकेश जी कह रहे हैं, देखिए टुंडीला से उन्होंने अभी मुझे कमेंट भेजा है कि बिल्कुल नहीं हुई है सर। बिल्कुल राकेश भाई आप बेफिक्र रहें, मैंने भेज दिया ये, मैंने बिल्कुल इंदिरा जी के पास में ये संदेश भेज दिया है और आप कल ही देख लेना, इस पर एक्शन ज़रूर होगा। मुझे मालूम है और मुझे भरोसा है उन पर, वो तुरंत एक्शन लेती हैं सर। टुंडीला क्षेत्र में बिल्कुल नहरें साफ़ नहीं हुई है, चाहे जलदाय विभाग कितने ही दावे कर ले, आपका जल संसाधन विभाग, नहरें साफ़ नहीं हुई है। फिर आपको इतनी जल्दी क्या थी, और 2 दिन रुक जाते। लेकिन ऐसे नहीं, इतना झूठ नहीं साहब कि पैसा भी उठ रहा है, बजट भी जा रहा है और आप जीता जागता भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर ही तो लगाम लगानी है और हमको सरकार का साथ देना है सर भ्रष्टाचार के मामले में। अगर कहीं भी ऐसा मामला उजागर होता है, बिल्कुल बेझिझक हमको सामने लाना है सरकार के। जनप्रतिनिधियों का काम यही है, आपको चुना इसीलिए हमने। पैसा आपका है, अगर वो जाया जा रहा है, वेस्टेज जा रहा है, तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, इस पर काम ज़रूर होगा सर। कुंदनलाल जी बिल्कुल, डूंगरपुर आपका वहीं पड़ता है मेरे ख्याल से, है ना कुंदनलाल जी? डूंगरपुर बामनवास में ही है ना? तो वहाँ से मेरे पास वीडियो आए हैं, मैंने उसको न्यूज़ पे लगा भी दिया है। ठीक है, और एक और लाइव मैंने कल आपको दिखाया था आंगनबाड़ी केंद्रों का। भाई साहब ये मामला इतना बढ़ता जा रहा है कि मत पूछो आप। आंगनबाड़ी केंद्रों में जितना भी माल पोषाहार सप्लाई हो रहा है, चने की दाल है, गेहूँ है, उनमें भारी घोटाला और भ्रष्टाचार है। जिस कंपनी को, जिस ठेकेदार को इन्होंने ठेका दे रखा है माल सप्लाई का, वो घपले पे घपला कर रहा है और इसका अधिकारियों को खूब पता है, बिल्कुल खूब पता है। कट्टे पर लिखा रहता है नेट वेट 50 किलो, बाहर निकलता है 38 किलो, 12 किलो कहाँ गया। चने की दाल का जो कट्टा पैकिंग का आता है उस पर लिखा रहता है नेट वेट 25 किलो, उसमें उसमें निकलता है 22 किलो, 20 किलो, 23 किलो, बाकी का कहाँ गया। कल मैंने आपको बिल्कुल लाइव दिखाया है, कट्टा मेरे सामने खुला है, ठीक है। लेकिन 200 ग्राम 100 ग्राम की थैलियाँ निकली हैं और मैंने ना उनको देखा है पैक है पूरी थैली, लेकिन बीच बीच में उनको पिघला करके और वहाँ से दाल निकाली गई है। इतने सी तो हम भी जांच कर ही लेते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो भी मामले चल रहे हैं, और आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत जा करके देख लो आप, ज़्यादातर या तो किराए के भवन में चल रहे हैं या ऐसी जगह चल रहे हैं सर कि वहाँ कार्यकर्ता और सहयोगिनी जो है ना बेचारी, वो खुद बीमार पड़ जाएं, वो खुद बीमार पड़ जाएं। इतनी बुरी कंडीशन में है आंगनवाड़ी केंद्र। करोड़ों रुपए आप इन पे खर्च कर रहे हो। अब फिर जगह निकलने वाली है, फिर नई नियुक्तियां हो जाएंगी, फिर उनको नई तनख्वाह दी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बदनामी इनको झेलनी पड़ती है, लोगों के कोप का भाजन इनको बनना पड़ता है। आप कर रही हैं ये गड़बड़ी, वो क्या करें, उनको तो जितना मिल रहा है उतना सप्लाई कर रही हैं। वो पहले भी तो घटिया किस्म के पोषाहार का आरोप लगाए, जब बंद कर दिया था आपको ध्यान होगा कोरोना के टाइम भी गड़ी सड़ी दालें आ रही थी, पता नहीं कब का माल था वो, जिसको सप्लाई में दे दिया साहब। यहाँ उस समय रोक दिया साहब उपनिदेशक ने आदेश निकाल करके कि रोक दो साहब, गंदी सप्लाई है। अब क्या कर रहे हो आप?
आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पोषाहार सप्लाई हो रहा है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो गलत कर रही है, जो फर्म गलत कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माल पूरा नहीं पहुंच रहा है, पूरी सप्लाई नहीं हो रही है, ये बंदरबाट कहाँ हो रही है, ये जांच का विषय जरूर है, और ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। आगे चलते हैं। बहुत सारे वार्डों में सभापति के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा फॉगिंग करवाई जा रही है। आज वार्ड नंबर 34 में फॉगिंग हुई थी। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके यहाँ नहीं हो रही है तो आप अपने वार्ड मेंबर से कहें और फॉगिंग करवाएं। कल मैं इत्तेफाक से पहुंचा अंबेडकर छात्रावास, जो हायर सेकेंडरी स्कूल के पास में है, विजय पैलेस के जस्ट सामने। एससी समाज का है वो, और 50 उसकी छात्र संख्या लिमिट, लेकिन 35 से 40 स्टूडेंट अभी वहाँ रह करके अध्ययन कर रहे हैं। सारी सुविधाएं मुझे माकूल लगी, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। अच्छी बिल्डिंग वहाँ बनाई गई है, हॉस्टल वार्डन है, चौकीदार है, खाना बनाने वाली रसोइयाँ हैं, वो वहाँ मौजूद थी। मैंने पूरे हॉस्टल को देखा है सर। कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई। एक तो वहाँ जो महिला खाना बनाती है वो विधवा महिला है, और उस बेचारी को 3 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिली। जो चौकीदार हैं उसको 9 महीने से कोई पेमेंट नहीं मिला। जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं उनको पीने के लिए खारे पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए वो खुद बाहर से पानी लेकर के आते हैं। ये कंडीशन है। यानी आपने अभी तक वहाँ पर, समाज कल्याण विभाग की देखरेख में चलता है वो, अभी तक वहाँ पर आपने पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाई है। इस काम को जल्द से जल्द करवाएं। बच्चे वहाँ रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो काम आप करवाएं। कुछ एक बच्चों ने, या ये कह सकते हैं कि साहब ज़्यादातर बच्चों ने एक शिकायत की कि साहब एक ही तरह की सब्ज़ी मिलती है हमको, कोल्ला और लौकी, इन्हीं की सब्ज़ी सुबह शाम बना करके और खिला दी जाती है। तो इसको लेकर के भी मैंने हॉस्टल वार्डन से बात की है, और उन्होंने कहा कि सर ऐसा नहीं है, बदलती हुई सब्ज़ियाँ हम बनाते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से हमको सब्ज़ियाँ परफेक्ट हम करते हैं। तो चलो अच्छी बात है, लेकिन कुल मिला करके ये है कि सर इन चीज़ों की मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में हो क्या रहा है कि जितना कुछ भी चल रहा है ना, वो सिर्फ कागज़ों में चल रहा है, धरातल पर उनका इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, और यही भ्रष्टाचार के मूल में है। और लड़ाई है क्या, ये कंडीशन है। ठीक है, तो वो मामला है। और 5 अना बांध कानून वापस ले लिए। जो किसान वहाँ आंदोलन कर रहे थे, अब वो बेचारे बेरोजगार हो गए, क्योंकि मुद्दा ख़त्म हो गया उनके पास में। अब हमारे यहाँ के जो किसान हैं, अगर वो जीवित हैं, मैं बिल्कुल बहुत दर्द के साथ इस बात को कह रहा हूँ, तो 14 साल से जो ये नहरें सूखी पड़ी है ना 5 अना की, अब इनका भी सोच लो। सरकार कांग्रेस की, विधायक को कांग्रेस के, फिर 5 अना का पानी क्यों नहीं खुल पा रहा है, क्यों नहीं किसानों को मिल पा रहा है? किस गंदी राजनीति का हम शिकार हो रहे हैं, मुझे बताइए आप। क्यों नहीं 5 अना का जो पेच है ये सुलझ पा रहा है? 5 अना के मुद्दे को भी इतने अच्छे तरीके से उठाया जाए कि आखिर सरकार के कानों में कहीं ना कहीं तो भनक मिले, कहीं ना कहीं तो सरकार को मिले सुनने को कि साहब 5 अना भी कोई मुद्दा है। 40,000 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन है ना, वो बंजर पड़ी हुई है, पानी नहीं मिल रहा है, और लबालब भरा हुआ है 5 अना का बांध 14 साल से। ये हैं असली मुद्दे, करवाओ ना इनको शुरू। जो हमारे दर्शक हैं ना, जो यहाँ अभी कह रहे थे कि आपको बीजेपी का प्रवक्ता होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इसमें भी कोई बीजेपी और कांग्रेस है क्या? कांग्रेस, इससे पहले वसुंधरा की सरकार थी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे पहले फिर कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 14 साल हो गए। करवाओ, ये हैं करने के काम, इनको करो। 4 एमएलए हैं। लाखन सिंह जी आपके करौली में बैठे हैं, रामकेश जी तो फिर भी सुगबुगाहट कर रहे हैं, रामकेश जी तो फिर भी बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मगर और विधायकों को क्या हो गया, वो मुद्दा क्यों नहीं उठाते? PR मीणा साहब, कोई लेना देना नहीं। लाखन जी हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। हिंडौन के विधायक हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। इतना बड़ा मुद्दा है क्या ये? सरकार आपकी, चारों विधायक आपके, फिर परेशानी कहाँ है? क्यों नहीं खुल पा रही है 5 अना की? लेकिन वही समस्या कि फिर इसको जाति से जोड़ दिया जाएगा, फिर इसको जाति से वही मीणा गुर्जर को लड़ा दिया जाएगा।
इस चीज़ का दुख होता है मुझे कि ये लोग हमारा राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं ना, ये गलत बात है, इसका दर्द है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। मैं किसी पार्टी का, कोई पार्टी पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता हूँ सर मैं, लेकिन अब समय बदलाव का है और अगर समाज में कोई बड़ा बदलाव होता है तो हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इतिहास उठा करके देख लीजिए आप, मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि 1991 में जब पीवी नरसिंह राव ने सबसे बड़े आर्थिक सुधार हिंदुस्तान में करे थे तो भी लोगों ने उनका विरोध किया और नतीजा ये निकला कि उनकी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आई। हमें सच को स्वीकार करना चाहिए, ये हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जमायत इस्लामी की, उन्होंने मदरसा पैरा टीचर्स का लेकर के और बेरोजगारों को लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठाए थे। उन्होंने बिल्कुल उठाए, वाजिब है, उठानी भी चाहिए। मगर आज मैंने भी उनसे तीखे सवाल पूछे हैं कि आखिर अभी क्यों समाज में इस तरह की बातें बन रही हैं, समाज को क्यों धर्म के नाम पर और जातियों के नाम पर बांटा जा रहा है, और बांट कौन रहा है? ये राजनीतिक लोग, ये राजनीतिक दल जिन्होंने सिर्फ हमको वोट बैंक समझा है। ओम प्रजापति जी कह रहे हैं बामन बड़ौदा में शमशान घाट का रास्ता खुलवाएं। अब बताओ आप, लोगों के छोटे छोटे काम ऐसे हैं सर जो लंबे टाइम से पेंडिंग पड़े हैं, ये काम नहीं हो रहे हैं। आम आदमी के दर्द को समझने की ज़रूरत है। आप बार बार कहते हैं अजय जी आप केंद्र सरकार के बारे में, मैंने हमेशा एक बात कही है, बड़ी बात है, आपसे जुड़ी हुई बात है तो मैं करूँगा, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ अपने क्षेत्र की समस्याओं पर हमारा ध्यान, हमारा फोकस रहे। बड़ी खबरें तो हर नेशनल चैनल बता देता है सर, मगर हमें अपने क्षेत्र के बारे में भी तो सोचना है। आज पाचना बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में, बहुत बड़ा मुद्दा। सारे किसान भाइयों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सिर्फ फोटो खिंचवा देने से या बैनरों पर या पोस्टरों पर बड़े बड़े नाम आने से समस्याओं का समाधान नहीं होना। हर कोई तो पदाधिकारी बनना चाहता है, तो समस्या ये है। हर कोई पद लेना चाहता है, हर कोई पागड़ा बांधना चाहता है अपने खोपड़ी पर, मुझे क्रेडिट मिल जाए। क्रेडिट वाली राजनीति जो है ना वो छोड़नी पड़ेगी। मुद्दा है, संभागीय आयुक्त से मिलिए, दोनों जिला कलेक्टर से मिलिए। रामकेश जी ने तो पहले कोशिश भी की थी, दोनों जिला कलेक्टरों से भी बात की है, संभागीय आयुक्त से भी बात की है। मगर मुझे ताज्जुब भी हो रहा है कि रामकेश सर फिर आप फेल क्यों हैं इस मामले को लेकर के, पाचना के मामले को लेकर के आप फेल क्यों हैं? जब सरकार आपकी है, गहलोत जी से आपके बड़े करीबी संबंध हैं, फिर आप फेल क्यों हैं? गड़बड़ है कहाँ? आपको कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल जनता के बीच में उस बात को शेयर करिए कि प्रॉब्लम ये आ रही है मेरे सामने। पद की लालसा में अगर आप रहोगे, पागड़ा बनाने या क्रेडिटिबिलिटी में रहोगे, तो फिर तो काम नहीं होगा। पाचना का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, ये सुलझना चाहिए। एक बार शुरू हो गया ना फिर टेंशन नहीं है। किसानों के एक मुद्दे नहीं है, किसानों को दिन में बिजली मिलनी चाहिए, किसानों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। जो अन्नदाता है, जो दुनिया का पेट भरता है सर, उसके लिए कितनी रियायत बनाई है। आज गहलोत साहब ने अगर ये कहा है कि साहब मैं कृषि के लिए अलग बजट लेकर के आऊँगा, हम दिल से स्वागत करते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कृषि के लिए अलग से बजट। किसानों के हित की बात होनी चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं कि किसी के हाथों की हम कठपुतली बन गए, कि चंद लोगों ने हमें बहका दिया और हम बहक गए। ये नहीं होना चाहिए। हमारे उद्देश्यों को, हमारे लक्ष्यों को अगर कोई व्यक्ति हाईजैक कर लेता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर विस्फोट है, हमारे अंदर डिस्पुट है, हमारे अंदर फूट है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी और कोई बड़ी खबर नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि, और रही बात डिबेट की सर, तो मैं तो हमेशा डिबेट के लिए तैयार रहता हूँ। मैं तो एक्सपर्ट लेकर के आता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग से जो भ्रांतियाँ हैं ना वो निकलनी चाहिए। लेकिन आजकल समस्या ये आ रही है कि आप भी देख रहे होंगे कि अब जैसे तैसे करके हम, हमारा जो चैनल है ना वो अपने दम पे चला रहे हैं। बाकी वो पहले वाली बात नहीं रही, वरना पहले हम एक्सपर्ट को भी यहाँ बुलाते थे, कई सारे लाइव प्रोग्राम भी हम करते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। मैं तो चाहता हूँ वो चीज़ें फिर से शुरू हों, और उसको लेकर के मैं प्रयासरत भी हूँ। ठीक है ना? बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने दिमाग से ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दें सर कि मैं किसी पार्टी का पक्षधर हूँ या किसी का हूँ। हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ सर कि मैं अगर अच्छी विचारधारा है तो उस पर यकीन करता हूँ, अगर गलत विचारधारा है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। तो वही चीज़ है। बाकी हमें कम से कम मीडिया जो होता है ना, मीडिया, आजकल मीडिया भी कॉमर्शियल हो गया सर, क्या करें।
मीडिया आप सबके मुद्दे उठाता है, मगर आप में से किसी ने कभी मीडिया के मुद्दे उठाए? बताइए आप मुझे। कभी किसी रिपोर्टर को आपने सपोर्ट किया? पत्रकारों के लिए कभी कोई कानून बनाने के लिए आपने पहल की? क्या उनकी आवाज़ बुलंद की आपने कि पत्रकारों की क्या सुरक्षा है, इनकी आर्थिक सुरक्षा, इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारों ने कानून अब तक क्यों नहीं बनाए? कितने ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं। हम आपके मुद्दे तो उठाते हैं, मगर हमारे मुद्दे कौन उठाएगा? तो इसलिए फिर मीडिया भी बेचारा दब करके रह जाता है। मीडिया भी करे तो क्या करे? तो वो चीज़ है सर। चलिए, और उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। कल अपनी बात नहीं आएगा कल मेरी बुकिंग है 21 तारीख को, तो जहाँ भी मैं रहूँगा अपना प्रोग्राम रहेगा, वहाँ से मैं आपको लाइव ज़रूर दिखाऊंगा। कुछ अच्छे प्यारे से हसीन से नगमे ज़रूर आपको सुनाऊंगा, अच्छे गाने सुनाऊंगा आपको। खुश रहें हमेशा, और गंदी सोच और गंदे दिमाग की जो भ्रांतियाँ हैं ना अपने, वो दिमाग से निकालें। अच्छी लाइफ जिएं, अच्छे लोगों में उठे बैठें, तो अच्छी चीज़ भी आपके अंदर दिमाग में आएगी, अच्छी सोच भी आपके साथ आएगी। ठीक है सर। बाकी मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं होता, ना ही किसी को सपोर्ट करना होता है। सपोर्ट करें अच्छे और सच्चे आदमी का, हमेशा करें। ठीक है ना। जो चीज़ गलत है उसका विरोध करें, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो। ये मेरा मानना है। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह लाइक और शेयर करते रहें। बाकी ठीक है। और अनवर भाई, इंदिरा जी तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचा देना आप, है ना। कल मैं लोगों से फीडबैक ज़रूर लूँगा कि वहाँ अधिकारियों ने पहुँच करके उन नहरों का निरीक्षण किया है या नहीं किया है। ठीक है। हाँ ठीक है। और बामनवाड़ा सरपंच से भी मैं बात करूँगा, क्योंकि उनकी बहुत शिकायतें आ रही हैं मेरे पास में। ठीक है। तो उनसे ज़रूर हम करेंगे कि वहाँ के मुद्दे भी उठाओ महाराज अब। ठीक है ना। भाषण देना ज़्यादा अच्छा लगता है उनको, शायद काम करना कम। धन्यवाद आप सभी का। लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय हिंद और जय भारत।